दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 17 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो हमने सूचकांक से लिया हुआ है। देखते हैं सूचकांक से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया। तो इसमें हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला, क्या भारत की और भी कोई यूनिवर्सिटी है जिसको इसमें स्थान मिला है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तभी इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी किया गया, इसमें आईआईटी बॉम्बे को टॉप 50 के अंदर 40वां स्थान मिला है। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो 46वां और आईआईटी मद्रास 53वां, जो कि भारत में नंबर 1 पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। और टॉप 50 के अंतर्गत दो ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका स्थान है। और टॉप 100 की बात करें, टॉप 100 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी हैं, तो टॉप 100 में भारत की 7 यूनिवर्सिटी है। बात करें कि इस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत कितने विश्वविद्यालय का आकलन किया गया, तो इसके अंतर्गत 856 विश्वविद्यालय का आकलन किया गया, जिसमें इंडिया का टोटल 148 विश्वविद्यालय है और चाइना की 138। पिछले वर्ष की बात करें, गत वर्ष की, तो 118 विश्वविद्यालय थे, इस बार 148, जो कि वृद्धि हुआ है। अगर बात करें कि पूरे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 3 कौन से हैं, तो टॉप 3 पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि चीन का है, दूसरे पे हांगकांग विश्वविद्यालय जो कि हांगकांग का है, तीसरे पे सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर का है। यह क्या है, मतलब इसके माध्यम से क्या पता चलता है, तो इसके माध्यम से ये पता चलता है कि किसी देश की जो यूनिवर्सिटी है उसकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता कितना है और उसका विश्वसनीयता कितना है। यह किस आधार पर पता चलता है, तो इसका 11 इंडिकेटर्स है, जिसके माध्यम से पता चलता है वहाँ तकनीकी सुविधा कितना है, वहाँ पे और भी जितनी व्यवस्थाएं हैं, तो 11 इंडिकेटर के माध्यम से उसका आकलन किया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखते हैं दिवस से संबंधित अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया और इस दिवस से संबंधित कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में आयुर्वेद दिवस 2023 मनाया गया। तो देखेंगे आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो अभी आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार का क्या विषय था, इस बार का विषय आयुर्वेद फॉर द वन हेल्थ। यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। यह क्या है, तो यह एक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संबंध पर जोर देती है। इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों मतलब मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता फैलाना और इसकी क्षमता को दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए प्रदर्शित करना था। इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब से किया गया, इसकी शुरुआत 2016 में किया गया, जो कि धन्वंतरी जयंती के दिन इसकी शुरुआत किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार पे कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किसको मिला और ये अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अभी अर्थशास्त्र पुरस्कार टोटल 3 लोगों को दिया गया, जो कि भारत की बात करें 3 लोगों को नहीं, मतलब तीन लोगों को पुरस्कृत करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कुछ संस्था को दिया गया और कुछ लोगों को भी दिया गया। जैसे भारत में बात करें तो भारत की एक कंपनी है बोमित्रा S4S टेक्नोलॉजी, उनको दिया गया। अमेरिका की कंपनी है एक्सियन एंडीना, इनको दिया गया। हांगकांग की एक है GRST, इनको दिया गया। अगर बात करें इनको क्यों दिया गया, इनका क्या उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य ये है अर्थशास्त्र पुरस्कार देने का कि जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को हल करने के लिए कुछ विशेष कार्य करते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो अगर बात करें बोमित्रा S4 टेक्नोलॉजी क्या करता है, तो बोमित्रा S4 टेक्नोलॉजी एक ऐसा कंपनी है जो एक ऐसा माध्यम बनाया है जो कि प्लास्टिक के जो कचरे हैं उनको एक ऐसे घटक में तोड़ के जिसका नवीनीकरण किया जा सके। और अमेरिका के एक्सियन इंडियन के द्वारा जो दक्षिणी अमेरिका के जंगल है वहाँ को पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया जाएगा। हांगकांग GRST है, इस कंपनी का भी एक उद्देश्य ऐसा ही कुछ है। आयोजित की बात करें कि यह पुरस्कार कहाँ पे आयोजित किया गया था और कब दिया गया, तो अभी हाल ही में सिंगापुर में आयोजन किया गया, उसी के दौरान यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के दौरान कितनी राशि दिया जाता है, तो 1 मिलियन पाउंड दिया जाता है। 1 पाउंड लगभग 100 रुपए के लगभग बराबर ही होता है। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुआ, इसकी शुरुआत 2020 में हुआ, तो 2023 चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस बार तीसरा संस्करण है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन और समारोह से लिया हुआ है। अभी हाल ही में देखेंगे कौन सा सम्मेलन या समारोह हुआ और उस सम्मेलन समारोह से कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क कहाँ पे है, ये यूरोप में एक कंट्री है। बात करें कब इसका सम्मेलन कब किया गया, तो 6 से 8 नवंबर कोपेनहेगन में किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, तो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन द्वारा। ग्लोबल अलायंस ऑफ ह्यूमन
नेशनल अलायंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन द्वारा, जो कि 1993 में शुरुआत किया गया था। इस बार संस्करण की बात करें, इसकी संस्करण 14वां है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब यह मानवाधिकार संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों होता है? तो देखो, सभी देश में एक मानवाधिकार संस्था होता है जो मानव के अधिकार के लिए रक्षा करता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका उद्देश्य है कि मानव अधिकार संस्था जितने भी हैं सभी देश के, उनके बीच सहयोग एवं संवाद स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें कि भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, तो भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल कौन सा है और इस खेल से संबंधित क्या क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? क्योंकि अभी ये 26 अक्टूबर से इसका स्टार्ट हुआ था, और जिस टाइम यह खेल स्टार्ट किया गया था उस टाइम भी हमने बताया था कि उसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कहाँ पे उद्घाटन किया था, मतलब इसका क्वेश्चन हमने पिछले करा चुका है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसका समापन हुआ और उसके समय पदक दिया गया। तो सबसे ज्यादा पदक किसको मिला, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे ज्यादा पदक किसको मिला गया? महाराष्ट्र को, 228 पदक। स्वर्ण की बात करें 80, रजत की बात करें 69, कांस्य की बात करें 79। अगर वहीं दूसरे स्थान पे कौन है, तो वहीं दूसरे स्थान पे भारतीय सशस्त्र बलों की खेल टीम सर्विसेज, जो कि 66 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 126 पदक जीता है। सोचो, ये पिछले 4 बार से चैंपियन थी, लेकिन इस बार इसका स्थान दूसरा है। और तीसरे की बात करें तो इसका तीसरे पे हरियाणा, जो कि 62 स्वर्ण। उसी टोटल पदक तो 189 है, इनसे ज्यादा है, लेकिन स्वर्ण की बात करोगे तो 62 स्वर्ण है, इसके पास 66 स्वर्ण है। इसकी वजह से तीसरे स्थान पे आ जाता है। इस बात करें कि इसका समापन कब किया गया, इसका समापन 9 नवंबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, जो कि गोवा में उपस्थित है। उद्घाटन भी गोवा में ही हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह 37वां राष्ट्रीय खेल है। इस बार का आदर्श वाक्य क्या था? इसमें आदर्श वाक्य था ग्रेट सेट गोवा। क्या? ग्रेट सेट गोवा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखते हैं रिपोर्ट से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला कौन सा देश है? सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन कौन सा देश किया है, और पेटेंट क्या होता है, और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत का क्या स्थान है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन, जिसके द्वारा 6.91 लाख आवेदन किया गया। दूसरे स्थान पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 6.58 लाख। तीसरे पे जापान 4.35 लाख। इतना इन्होंने आवेदन किया। इसका वैसे पेटेंट मतलब इनको उसका अधिकार मिल पाना वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2000 रिपोर्ट 2022 के द्वारा इसको जारी किया गया। अगर वही भारत की बात करें, भारत में कितने आवेदन किया गया, तो भारत में टोटल 68,000 आवेदन किया गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि हुई। कितना? 22% की वृद्धि हुई। ये पेटेंट क्या है? तो देखो, पेटेंट का मतलब ये हुआ जब आप कोई नवाचार करते हो, कुछ इनोवेशन करते हो, कुछ खोज करते हो, तो उसके लिए कि उस खोज का दूसरा कोई फायदा ना उठाए, आप सरकार से एक अधिकार मांगते हो कि इसका जो मैंने खोज किया है इसका फायदा केवल मुझे ही मिले। तो सरकार के द्वारा एक आपको एक अनन्य अधिकार दे दिया जाता है कि उसका फायदा दूसरा कोई नहीं ले पाएगा, जिसका वैधता 20 वर्ष रहेगा, और दूसरा कोई अगर लेगा तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए उसको आपको पेटेंट आवेदन करके पेटेंट लेना पड़ता है। अगर बात करें कि पेटेंट आवेदनों की वृद्धि के क्या कारक हैं, पेटेंट आवेदन किसी देश में कैसे बढ़ेगा, तो किसी भी देश में तकनीकी प्रगति हो, वैश्वीकरण हो, सरकार उसको प्रोत्साहन दे और काम करने के लिए उत्साहित करे, और भी जितने आयाम पर मतलब उसको काम करना पड़े उसको ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर 60 नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।